Guys, quickly let me know, am I audible? Please comment in the chat section. Okay, Shalini is saying yes, I'm audible. Okay, that's good to hear. Yeah, good evening, Shalini. Good evening, everyone. So today I am here with you, and I believe you have already taken a look at the assignment or the practice sheet that was uploaded in the course. Let me know, have you attempted these questions? Have you attempted the questions which are uploaded? Did you check the sheet? Did you check the assignment? Because accordingly we will have this session today. Okay, Shalini is saying yes. And what about others? Accordingly we will have this session, na? Yeah, good evening, Disha. I believe this is the first session, so many participants have not joined in, or maybe they are not serious as of now about the subjective part. To see you have tried to attempt these questions. Okay, so I think I should start now. So guys, there were 10 questions in total which were there, which were given to you. और यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, let me quickly come to the very first question. Yeah, good evening everyone. Let me come to the very first question which was given to you, and it was state the meaning of business. Why is business considered an economic activity? And many of you guys were saying, sir, as of now we do not know what is the marks criteria, what is the word limit that we have to adhere to. So I know this is what we have to accept. अभी हमारे पास कोई मार्क्स लिमिट नहीं है, हमारे पास कोई यहाँ पे ये नहीं पता कि कितना लिमिट में लिखना है, कितने वर्ड्स का एक आंसर होना चाहिए. वी डू नॉट हैव दैट मच क्लैरिटी फ्रॉम एचपीएससी एज ऑफ नाउ. सो अभी के लिए जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू गेट इनटू हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग. अभी प्रैक्टिस वाले मोड पे आना है केवल अपने को. ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट द मीनिंग ऑफ बिजनेस, व्हाई इज बिजनेस कंसीडर्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब ये क्वेश्चन हो सकता है 5 मार्क्स का आ जाए, 10 का आ जाए, 20 का आ जाए, कितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है. जो कोर चीज रहेगी वो सेम रहेगी, बट फैलावट ज्यादा हो जाएगी. अगर 5 मार्क्स में लिख रहे हैं तो टू द पॉइंट बात करेंगे, 10 में लिख रहे हैं तो थोड़ा सा और बड़ा चले जाएंगे, 20 में लिख रहे हैं तो फिर काफी बड़ा आपको जाना पड़ सकता है. अभी एग्जैक्टली क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो अपने को पता नहीं है, बट आपको अभी हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है. तो जैसे ही हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें आपसे पूछ रहे हैं. नंबर 1, आपको बिजनेस का मीनिंग पूछ रहे हैं, एंड नंबर 2, आपको पूछ रहे हैं कि बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहते हैं. तो इसका जो मार्किंग स्कीम होगा उसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा इन दोनों के बीच में, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज इक्वली हमें जनरली देखने को मिलेगा. तो बिजनेस का जो मीनिंग है वो आपको लिखना है. अब बिजनेस का मीनिंग देखो, मैं लिखने को बहुत सारा मीनिंग लिख सकता था, बट मैंने केवल यहाँ पे 1-2 लाइनें लिखे. आई जस्ट वांट टू गाइड यू. मैं एक एक चीज, एक एक वर्ड आपको डिक्टेट नहीं कराऊंगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ +1 +2 और एनी स्कूल क्लास. आई जस्ट वांट टू गाइड यू, आई जस्ट वांट टू मेंटर यू कि हाउ शुड यू राइट योर आंसर्स. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट ईच एंड एवरी वर्ड. तो अगर मीनिंग ऑफ बिजनेस आपसे पूछ रहे हैं, तो आपको एग्जामिनर पे इंप्रेशन अगर अच्छा जमाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो मीनिंग ऑफ बिजनेस है वो एक्सप्लेन करना है. जैसे लिखा, द टर्म बिजनेस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, जिसका मतलब होता है एंगेज्ड इन एक्टिविटी, और आपने बिजनेस को डिफाइन कर दिया. इसके बाद में अब बेटर वे वुड बी, अगर आप ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू मिस्टर सो एंड सो, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन बिजनेस इज डिफाइंड एज. तो अगर आप ऐसा ऐसा अगर लिख के बताओगे तो फिर और ज्यादा इंप्रेशन अच्छा बढ़ेगा. इसके अलावा आप बीच में बिजनेस के 2-4 फीचर्स भी डाल सकते हो. अगर लेट्स सपोज ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, तो फिर आपको बिजनेस के फीचर्स भी डालने पड़ेंगे ताकि आपकी फैलावट थोड़ी सी ज्यादा हो जाए. इसके बाद आप सेकंड वाले पार्ट पे आएंगे कि बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा जाता है. तो बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा जाता है, ये आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि बिजनेस का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. बट एक लाइन में लिखोगे तो फिर नंबर आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे भी थोड़ी सी फैलावट लेकर आनी पड़ेगी. तो फैलावट लाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पे.
तो पॉइंट्स बनाने की जो आदत है ना वो अब डाल लो। अब प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप पॉइंटर्स जो हैं वो बनाने की आदत डाल लो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट बनाए, आप जितने भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा कि बिजनेस इज कंसीडर्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1 डाला कि इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी, पहला ये डाल दिया। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन आपका कम मार्क्स वाला है तो आप सिंपली इतना लिख के छोड़ सकते हो। अगर ज्यादा मार्क्स वाला है, 20 मार्क्स वाला है, फिर आगे 2 डॉट लगाओ और इसके बारे में भी 2-4 लाइनें लिखो कि कोई बिजनेसमैन होता है, उसका मकसद होता है कि वो पैसे कमाए ज्यादा से ज्यादा। तो ये चीज को आप और ज्यादा एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल दे सकते हो आप। जहां आपने मीनिंग ऑफ बिजनेस एक्सप्लेन किया, यहां पे भी एक एग्जाम्पल डाल सकते हो। एग्जाम्पल्स की पूरी लिस्ट बना सकते हो, एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस 1 2 3 4 5। ऐसी ऐसी चीजें डालोगे तो एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन बहुत बढ़िया बनेगा। इसके अलावा आपने और पॉइंट बना दिए कि बिजनेस का सोल मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस इज नॉट आउट ऑफ लव और टू परफॉर्म चैरिटेबल एक्टिविटीज। ये चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए नहीं होता। और आपके कोई पॉइंट्स दिमाग में आ रहे तो आप वो भी बना सकते हैं। तो जितने आप पॉइंट्स बनाएंगे उनको एक्सप्लेन करेंगे, बड़े वाले क्वेश्चन में उतने मार्क्स आपको यहाँ पे ज्यादा मिल जाएंगे। तो आपका जो इंफोसिस होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने में, इट हैज टू बी कि आपका जो आंसर है वो इस तरीके से लिखा गया हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया हो कि एग्जामिनर मार्क्स देने में हिचके ना। अगर कहीं भी एग्जामिनर का पेन रुक गया, कहीं भी उसको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ गया, तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर उसे लग रहा है कि स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया बिजनेस को, एक पॉपुलर डेफिनेशन भी दे दी बिजनेस की और बिजनेस के एग्जांपल भी दे दिए, कुछ फीचर भी बता दिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहते हैं उसके 4-5 पॉइंट अच्छे अच्छे डाल दिए, बीच में अंडरलाइन कर दिया है, तो फिर आपको मैक्सिमम मार्क्स वो यहाँ पे जरूर देगा, फिर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप यही सोचोगे कि मैं 2 लाइन में डिफाइन कर दूं और बस इतना लिख दूं कि बिजनेस का मकसद है प्रॉफिट कमाना, तो फिर एग्जामिनर आपको पूरे नंबर बिल्कुल भी नहीं देगा, वो आपको जो मिनिमम मार्क्स है वो देके आगे बढ़ जाएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो आंसर है सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया हो और एग्जामिनर को खुश कर दे, एग्जामिनर का पेन ना रुके, उसकी जो चाय वो पी रहा है अगर साथ में, तो उसकी चाय नहीं रुकनी चाहिए। अगर चाय रुक गई, पेन रुक गया, तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ओके। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नो बिजनेस इज रिस्क फ्री, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क एंड इट्स नेचर। तो अभी ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में आपको पहले एक स्टेटमेंट दी हुई है कि कोई भी बिजनेस आपका रिस्क फ्री नहीं होता है। आपको इसको ध्यान में रखते हुए बिजनेस रिस्क का कंसेप्ट एक्सप्लेन करना और उसकी नेचर भी यहाँ पे बतानी है। हाँ, शालिनी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इज इट करेक्ट टू राइट हेडिंग देन एक्सप्लेन हेडिंग, दिस क्वेश्चन इज लॉन्ग। हाँ, अगर शालिनी क्वेश्चन बड़ा बड़ा है तो फिर आप हेडिंग लिखो, उसके आगे 2 डॉट्स लगाओ और फिर उसे एक्सप्लेन करो। तो तभी आपका जो यहाँ पे फैलावट आएगी आंसर के अंदर, तभी आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा लगेगा। अगर आपका 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसे आप केवल आधे पैराग्राफ में निपटा दे रहे हो तो फिर तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आपको उसे थोड़ा सा फैलावट में लाना पड़ेगा। जैसे मर्जी आप लेकर आओ, जैसे मर्जी आप लेकर आओ, आपकी मर्जी है। हो सकता है कोई इस सवाल में एक फ्लो चार्ट बना दे कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके ऐसे 3-4 ऐसे बना के नीचे ऐसे लिख दे कि ये इसके रीजन है, ऐसे बना के लिख दे और फिर नीचे इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दे। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, उससे आपकी थोड़ी सी फैलावट भी आ जाएगी और एग्जामिनर को अच्छा भी लगेगा कि हाँ इन्होंने देखो ऐसे एक टेबल बना दिया, एक चार्ट सा बना दिया और एग्जामिनर को समझने में अच्छा लगेगा। तो अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो ये चीजें जो है यहाँ पे एग्जामिनर को खुश करेंगी। ओके, चलो जी, अगला सवाल है नो बिजनेस इज रिस्क फ्री, इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क एंड इट्स नेचर। अभी क्या है जी, आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है और नीचे आपको कह रहे हैं कि बिजनेस रिस्क का कंसेप्ट एक्सप्लेन करो और उसकी नेचर एक्सप्लेन करो। अभी देखो यहाँ पे 2 अप्रोच हो सकता है, एक तो आप सीधा सीधा से बिजनेस रिस्क को एक्सप्लेन करने लग गए, बट ऐसा कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से बेटर रहेगा अगर आप इससे पहले ना एक लाइन इस पे लिख दो कि नो बिजनेस इज रिस्क फ्री इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, लिखा हुआ ना, तो नो बिजनेस इज रिस्क फ्री पे लिख दो। आप ऐसा लिख दो कि इट इज वेरी ट्रू कि नो बिजनेस इज रिस्क फ्री, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, या आई नहीं लिखना चाहते ऐसा मत लिखो, या सिंपली ऐसे लिख दो इट इज वेरी एप्ट टू से नो बिजनेस इज रिस्क फ्री। ओके, और फिर उसके बाद बिजनेस रिस्क को एक्सप्लेन करना शुरू करो। बिजनेस रिस्क कैन बी डिफाइंड एज the possibility of failing to earn sufficient profit or incurring losses in the business। तो इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन करना शुरू करो और इसमें भी एग्जांपल का आना बहुत जरूरी है। जैसे आप देख रहे हैं ना, मैंने फॉर इंस्टांस करके यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, बट आपको फॉर एग्जांपल लिख के आगे 3-4 एग्जांपल आप डाल सकते हो, बुलेट पॉइंट लगा के फॉर एग्जांपल में 3-4 एग्जांपल डाल दो
कि बिजनेस में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की, आपकी जो मार्केटिंग कैंपेन थी वो फेल हो गई, जो भी दिमाग में आ रहे हैं आपके पॉइंट्स, जो भी आपने पढ़े हुए हैं, वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे चिपका दो। ठीक है जी, डिफाइन किया, एग्जाम्पल दे दिए, बात बनी। इसके बाद इसकी नेचर भी बतानी है, तो नेचर को लेकर भी आपको अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। और अगेन जैसा क्वेश्चन अगर लॉन्ग है, जैसा शालिनी कह रहे थे, तो वहां पे ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, आपको पॉइंटर्स लिखने हैं, हेडिंग लिखने हैं, और फिर उनको एक्सप्लेन भी करना है। अगर क्वेश्चन 5 नंबर का ही है, फिर तो इतना ही लिखने बात बन जाएगी। अगर ऐसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, बिजनेस रिस्क बता दिया और नेचर के ऐसे 5-6 पॉइंट लिख दिए, तो उसी में बात बन जाएगी। बट अगर बड़ा क्वेश्चन है 15-20 नंबर का, तो फिर इनको भी आगे 2 डॉट डॉट्स लगा के थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो नेचर के बारे में भी बता दिया, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। इसकी वेरिंग डिग्री होती है, किसी में ज्यादा किसी में कम, प्रॉफिट से जुड़ा हुआ होता है, मतलब रिस्क ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस की वजह से होता है। तो ये सब तो जनरल बातें हैं, ये जनरल बातें तो आपको आती होंगी, पढ़ भी लोगे आप नोट्स में से, एनसीईआरटी में से, बट लिखने की हैबिट डेवलप करनी बहुत जरूरी है। और जो भी मेरे दोस्त आज मुझको सुन रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि केवल सुनने से बात बन जाएगी, तो सुनने से बात बिल्कुल नहीं बनेगी, आपको खुद से आंसर्स को लिखना पड़ेगा। नहीं तो एग्जामिनेशन में पहली बार जाके लिखोगे तो नहीं लिख पाओगे, तो पक्का अटकोगे, नहीं लिख पाओगे, बेहतरीन आंसर्स नहीं आएंगे, और हैंडराइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं आएगी। हैंडराइटिंग भी अगर आपको अच्छी चाहिए तो फिर पहले से ही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। और इसके बाद आते हैं जी हमारे अगले सवाल की ओर। और देखो अगला सवाल है, कंपेयर बिजनेस विद प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, अब ये सवाल आपके आपके पास आया, अब ये सवाल का आपको आंसर लिखना है। अब ये सवाल का जो आंसर लिखा जाएगा, इसमें आपको कंपैरिजन देना है। ठीक है जी, कंपैरिजन देना है, और कंपैरिजन देने का सबसे सही तरीका होता है आप टेबल बना के कंपैरिजन दो, जैसे अभी यहाँ पे हमने बना दिया है। अब टेबल हमने यहाँ पे डायरेक्टली बना दिया, बट आप टेबल को शुरू करने से पहले 1-2 लाइनें भी लिख सकते थे। अगर क्वेश्चन के मार्क्स ज्यादा हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा नंबर वाला क्वेश्चन है, तो फिर डायरेक्टली टेबल पे जंप लगाने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, बता दो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर तीनों को एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर दो। इन तीनों की तो डेफिनेशन आप कोई अच्छी वाली याद करके जाना, किसी अच्छे ऑथर वाली याद करके जाना, हालांकि आप करोगे याद, क्योंकि एमसीक्यू में भी ऐसे सवाल आ ही जाता है। तो आप इन तीनों की बढ़िया बढ़िया वाली डेफिनेशन लिखना, और फिर उसके बाद आना कि नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द की डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद आ जाना ये टेबल पे। ठीक है जी, समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि मैं कैसे आपको बता रहा हूं कैसे लिखना चाहिए आंसर को। तो पहले कुछ भूमिका बनाओ, पहले कुछ इंट्रोडक्शन लिख दो, अगर ज्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, शालिनी कह रहे हैं कि आई रोट ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इंट्रोडक्शन एंड देन राइट द डिफरेंस। बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो शालिनी। क्या आप अपना आंसर का फोटो खींच के शेयर कर सकते हैं? ऐसा ऑप्शन होता है क्या जूम पे? मेरे को आइडिया नहीं है, क्या ऐसा ऑप्शन आता है क्या जूम पे? अगर कोई भी शेयर करना चाहता है, पर लेट मी सी ऐसा होता है कि नहीं होता। कुछ फाइल अपलोड करने का ऑप्शन मेरे को तो आ रहा है, बट आप लोगों को आता है कि नहीं आता मेरे को नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, अगर आता है और ओके ओके चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो उस चीज को, छोड़ दो, फिर उस चीज में नहीं पढ़ते। हालांकि इतने सारे तो हम वैसे भी देख नहीं पाएंगे, टाइम इतना नहीं होगा। चलिए इसी को देखते हैं। बट हाँ, आपके जो व्यू पॉइंट है आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। जो शालिनी आप कह रहे हैं कि आपने जैसे किया, हाँ आपने जैसे किया वैसे भी कर सकते हो, कि आपने कहा कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है उनको बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में बांट सकता है, फिर उसके बाद आपने इन तीनों का डिफिनेशन दे दिया, और उसके बाद बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन पे आ गए। तो ये टेबल बनाना तो बहुत जरूरी है, मेन नंबर तो इस टेबल के ही है, बट शुरू में अगर आप 1-2-4 लाइनें चमका दोगे तो एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अभी ये जो टेबल है ना, अगर कोई नहीं बनाएगा, कोई सोचेगा अरे बिना टेबल बनाए ही मैं लिख देता हूँ इनके बारे में, इनके फीचर्स वगैरह लिख देता हूँ, तो फिर तो आपके आधे नंबर तो पक्का कट जाएंगे, फिर आपको पूरे नंबर बिल्कुल भी मिल ही नहीं सकते। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि टेबल बनाना ही बनाना है। टेबल के जो पॉइंट्स हैं वो तो देखो आप किताब में पढ़ी लोगे, एनसीईआरटी में आपके जो नोट्स हैं उसमें पढ़ी लोगे। कमेंसमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, रिस्क है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, रिवॉर्ड रेम्यूनरेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, आपका क्वालिफिकेशन वगैरह की चीजें आ गई। तो ये तो आप चीजें भर ही लोगे, ये तो चीजें आप लिख ही लोगे, बट डू रिमेंबर कि आपको यहाँ पे टेबल बनाना बहुत जरूरी है। इसके साथ में अगर आपको और बड़ा करना है तो एक और ऐड कर लेना एग्जाम्पल का। किसी भी डिफरेंस में ना आप ये लास्ट में ऐड कर सकते हो एग्जाम्पल। अगर आपको डिफरेंसेस बढ़ाने, अगर आपको लग रहा है मेरा कम बन रहा है आंसर, तो एग्जाम्पल का बढ़ा लो, और सब में एक एक एग्जाम्पल भी लिख दो, इससे और ज्यादा बड़ा हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके आंसर होने चाहिए। चलो आगे आते हैं।
एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज गिविंग एग्जाम्पल। ठीक है, अभी आपको इंडस्ट्रीज को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल देकर। अभी देखो जी, आपको शुरू में डायरेक्टली ऐसा नहीं करना कि फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। आपको पहले इंडस्ट्री को डिफाइन करना है कि व्हाट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के बारे में एक दो लाइनें लिखो एंड देन राइट कि फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्री, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्री। हाँ देखो जी, आप एग्जामिनेशन में ऐसा टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करना कि अलग अलग कलर के पेन निकालू, पेंसिल निकालू। पेंसिल तो हो सकता है आपकी मिट भी जाए, तो पेन से ही बनाकर आना। हाँ, स्केल साथ में रख सकते हो, स्केल से थोड़ा आसान हो जाता है तो वो कर सकते हो, बट वो अलग अलग पेन और वो पेंसिल के चक्कर में तो मत पड़ो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज और एग्जाम्पल भी देने हैं उनके। तो पहले तो आप इंडस्ट्री की डेफिनेशन दो और फिर बताओ जी फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। और इसके अंदर ना आपको एक चार्ट बना लेना चाहिए। आपकी क्लासिफिकेशन आप जैसे मर्जी कर सकते हो, जैसे आप नोट्स में पढ़ रहे हो। जैसे मैंने एक जो क्लासिफिकेशन उठाया उसमें ऐसे दिया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, आपकी हैंडराइटिंग तो साफ आ जाएगी, मेरी बोर्ड पे इतनी सही नहीं आ रही है, इस पे पेन टेबलेट जिसपे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और इनको भी फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है, प्राइमरी को, सेकेंडरी को, और टर्शरी को तो नहीं आगे किया हुआ। तो इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर आप ये वाला चार्ट बना दोगे ना शुरू में कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, और उसके बाद इनके सब टाइप्स जो है हमारे पास, एक्सट्रैक्टिव वाले, जेनेटिक वाले, मैन्युफैक्चरिंग, एनालिटिकल, है ना, सिंथेटिक प्रोसेसिंग, ये वाले। तो इससे आपका जो इंप्रेशन एग्जामिनर पे अच्छा पड़ेगा, उसे पता लग जाएगा कि अरे इस बच्चे को तो आता है, इस बच्चे को नॉलेज है, इसको पता है कि कितने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होती है। तो उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और वो आगे का जो आपने आंसर लिखा होगा ना उसको ऊपर ऊपर से देखेगा और नंबर दे देगा। ठीक है जी, हाँ, तो इस तरीके से आपको, इस तरीके से यहाँ पे इसे अटेम्प्ट करना है। बाकी देखो, अगर आपको ऊपर लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल दो हर एक का, तो एग्जाम्पल जरूर देकर आना, फिर एग्जाम्पल में कंजूसी मत करना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना एग्जाम्पल भी देना है, तो एग्जाम्पल जरूर देकर आना, फिर एग्जाम्पल में कंजूसी मत करना। ओके ओके, अगर आपने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं शालिनी, बट स्टिल आपके नोट्स में सब चीजें दे रखी है, आई नो, बट आप थोड़ा सा हैबिट डेवलप करो लिखने का, डायग्राम बनाने का, ये सब चीजों का हैबिट डेवलप करो, क्योंकि एग्जामिनेशन में एकदम जाके पहली बार में ये चीजें नहीं होती हैं। हमें दूर से देखने में लगता है अरे चीजें तो आसान है, हो जाएंगी, बट स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ओके, ये सबके लिए कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। हाँ जी पिंटू जी, इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपके उस पर मिल जाएगी, कोर्स के अंदर ही रहेगी, चिंता मत कीजिए। सवाल है जी, व्हाट फैक्टर्स आर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन से फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है, इसको एक्सप्लेन करने को बोला गया। तो अगेन आपको सीधा ये नहीं आ जाना कि फॉलोइंग आर द फैक्टर्स व्हिच नीड टू बी कंसीडर्ड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। पहले भूमिका बनानी है कि बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस एंटरप्रेन्योर मस्ट केयरफुली कंसीडर वेरियस एस्पेक्ट्स, he or she must evaluate each aspect considering the various positive and negative consequences। और उसके बाद आपको आना है जी, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच मस्ट बी कंसीडर्ड व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। ठीक है जी, तो इसमें आपका यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि पहले आपको लाइन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है, फिर स्केल, छोटे स्केल पे, बड़े स्केल पे, लोकेशन है आपकी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ से पूरी होगी, लोग कैसे आएंगे, वर्कफोर्स कैसे आएगी, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या है, जो आपको मशीनरी वगैरह चाहिए, वो सब चीजें। तो ये सब चीजें, ये पॉइंट्स जो हैं, ये तो आप याद कर लोगे, आपको मिल जाएंगे, आपके नोट्स में पॉइंट मिल जाएंगे, आप अपनी खुद अंडरस्टैंडिंग से भी बना लोगे। ठीक है, बट आपको यहाँ पे शुरू में एक इंट्रोडक्शन लिखना है, बिल्कुल मिस पिंटू जी, और इसके बाद में ये जो पॉइंट्स हैं इनको बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं पॉइंट्स ना बना के सीधा पैराग्राफ में लिख दूं कि टू स्टार्ट अ बिजनेस वी शुड लुक एट द लाइन ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, ऐसे कॉमा कॉमा लगा के लिख दूं, तो कॉमा कॉमा लगा के लिखोगे तो फिर नंबर में भी कॉमे लग जाएंगे और पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे आप पॉइंटर्स जरूर बनाइएगा। जब पॉइंटर्स बनाओगे ना, पॉइंटर्स बना के इनको अंडरलाइन करके आगे आगे दो दो लाइनें लिखोगे, उसी से एक बेहतरीन इंप्रेशन बनेगा। पॉइंटर जरूर बनाकर आने हैं। देखो एग्जामिनर का अगर टाइम वेस्ट हुआ आपके आंसर को पढ़ने में, समझने में, नंबर काट लेगा। अगर एग्जामिनर का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, वो सीधा सीधा देख रहा है कि हाँ अरे इस बच्चे को तो बहुत अच्छा आ रहा है, सब सब सही सही लिखा हुआ पॉइंट्स में, तो फिर अंदर वाली दो लाइनें भी नहीं पढ़ेगा, वो फिर कहेगा अरे आता ही होगा इसको, फिर अंदर की दो लाइनें नहीं पढ़ेगा। बस ऊपर ऊपर सही पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो उसी से बात बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको इस सवाल का जो आंसर है वो भी यहाँ पे लिख देना है। आप एग्जाम्पल वगैरह भी जरूर दे हर एक पॉइंट के अंदर कि जैसे लाइन ऑफ बिजनेस है तो कौन सी लाइन में जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, सर्विस में जाना है, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल भी दे सब में, तो वो एग्जामिनर को और ज्यादा इंप्रेस कर देगा। ठीक है जी, चलो अभी अकाउंटिंग वाले सवाल आ गए।
डिफाइन अकाउंटिंग, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग को पहले डिफाइन करने को कहा गया है, तो अकाउंटिंग को जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो मेक श्योर आप एक अच्छी डेफिनेशन लिखें। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स 1941, इनकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी नोट्स में, एनसीईआरटी में, वो वाली उठा सकते हैं। जो भी पॉपुलर डेफिनेशन है आप उसे याद कीजिए और उसको लिखिए, ठीक है। और अकाउंटिंग को डिफाइन करने के लिए कहा हुआ है, इसका एक फ्लो चार्ट वगैरह भी होता है, तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं कि किस तरीके से हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, है ना, ये पूरा एक चार्ट बना होता है। तो ये चार्ट भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, उससे एग्जामिनर को और अच्छा लगेगा। हाँ, AICPA वाली भी कर सकते हैं। हाँ, अकाउंटिंग के हाँ सभी क्वेश्चंस के अंदर आप इंट्रोडक्शन जरूर बनाओ, थोड़ी सी छोटी सी, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। और जैसे अकाउंटिंग का एक चार्ट होता है ना, एक ऐसे चार्ट बना होता है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, है ना, कम्युनिकेटिंग, ऐसा एनालाइजिंग, ऐसा बना होता है बुक्स के अंदर। तो वो वाला चार्ट आप जरूर बना के आओ, उससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और अगला पार्ट है स्टेट व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब देखो एंड प्रोडक्ट को लेकर भी यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, तो ये ऐसे टेबल बनाओगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। एंड प्रोडक्ट में मैंने दो बना दी यहाँ पे टेबल बना के, इसमें दो बाइफरकेशन कर दी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में फर्दर दो कर दी, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर मैं अब इन सबको एक्सप्लेन करूंगा, पहले हेडिंग बनाऊंगा इनकम स्टेटमेंट की, उसे एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसको बोलूंगा इसके दो पार्ट्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर इसके बाद बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर सवाल ज्यादा नंबर का है तो आप इनके छोटे छोटे फॉर्मेट भी बना के आ सकते हैं, ठीक है, इनके छोटे छोटे फॉर्मेट भी बना के आ सकते हैं। हैंडराइटिंग रनिंग हैंड में लिखो, बट पढ़ी समझ आनी चाहिए एग्जामिनर को। अगर समझ नहीं आएगी, समझने में टाइम लगेगा, तो फिर नंबर कट जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे तभी लिख पाओगे, वरना लास्ट में जाकर फंस जाओगे, नहीं लिख पाओगे, है ना। समझ आती है तो ठीक है, जनरली लड़कियों की तो समझ आ ही जाती है ना। जो हमारे जैसे हाँ, जो महानुभव होते हैं उनको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है लिखने की, ताकि अच्छे से समझ में आए दूसरे वाले को। इसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स को डिफरेंस करने के लिए कहा हुआ है। हाँ जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। चलो अभी डिफरेंस करने के लिए कहा हुआ है। अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई 15-20 नंबर का देगा, ये तो छोटा ही मार्क्स का सवाल आएगा, क्योंकि इतना बड़ा इसमें लिखना ही बहुत मुश्किल है। तो आप पहले बेसिकली एक्सप्लेन भी कर सकते हो डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, और फिर आ सकते हो कि हियर आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ओके, और यहाँ पे इनका मीनिंग आप लिख दीजिए, रीजन लिख दीजिए कि क्यों अराइज होते हैं डेटर। जब हम उधारी पे सामान खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स अराइज होते हैं, उधारी पे सामान बेचते हैं तो डेटर्स अराइज होते हैं, है ना। व्हेन वी आर बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट then it gives rise to creditors, and when we are selling goods on credit it gives rise to debtors। आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बैलेंस क्या होता है, डेटर्स हैव अ डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर्स हैव अ क्रेडिट बैलेंस। इनकी जो आप पेमेंट करते हो, तो when you are making payment to the creditors, तो you debit the creditors and you credit the cash। ऐसे ही डेटर्स के केस में उल्टा हो जाएगा, you will debit the cash and क्रेडिट दी डेटर्स। तो आप इसकी यहाँ पे एंट्री लिख सकते हो। कहां पे शो करते हैं, डेटर्स को करंट एसेट बनाते हैं बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स को करंट लायबिलिटी बनाते हैं बैलेंस शीट में। एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मैं आपको बता रहा था, एग्जांपल को तो हर जगह पे घुसा दो, इससे भी आपका यहाँ पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिस पिंटू, एग्जांपल लिखे। पेमेंट वाले पॉइंट में क्या आएगा, आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। पेमेंट का मतलब है कि ये भी लिख सकते हो कि डेटर से पेमेंट मिलती है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, पेमेंट के टाइम पे जनरल एंट्री क्या होती है वो भी डाल सकते हो। तो अगेन डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। अगर बहुत ही छोटा 5 नंबर का है तो छोटे से लिखने से बात बन जाएगी। 10 का है तो फिर थोड़ा सा फैलावट ले आओ इसके अंदर, है ना। इससे ज्यादा नहीं मुझे लगता कि इतना सवाल आएगा, इतना सवाल मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा का आएगा। ओके जी, चलो अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय एन एसेट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स क्या होते हैं और एसेट्स के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो एसेट को एक्सप्लेन करने के लिए कहा हुआ है, तो एसेट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो एनी वैल्यूएबल थिंग दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू व्हिच इज ओन्ड बाय द बिजनेस, इट इज कॉल्ड एसेट। तो डेफिनेशन तो याद होनी चाहिए, तो सारी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, या फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे इनको लिख पाओगे। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, कुछ चीजें याद नहीं है, तो फिर इनिशियली लिख ही नहीं पाओगे। लिखने के लिए दिमाग में थॉट्स आना बहुत जरूरी है। तो थॉट्स तभी आएंगे व्हेन यू विल रीड, व्हेन यू विल स्टडी। तो विदाउट स्टडिंग, विदाउट रीडिंग आप आंसर्स को नहीं लिख पाओगे। तो इसीलिए एक हैबिट जरूर डेवलप कर लो लिखने का, ठीक है। हाँ बिल्कुल, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा सवाल है, उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स बढ़ा सकते हो, बट ऐसा ना हो कि जो मेन पॉइंट है वही रह जाए और आप इधर उधर की बात करके आ जाओ, फिर इधर उधर वाले नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। मेन जो चीजें हैं उनको जरूर इंक्लूड करना है और उनको अंडरलाइन भी करके आना है।
ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि मुझे मेन चीज आती है। आप मेन को बीच में घुसाया हो और पूरी खिचड़ी पकाया हो और एग्जामिनर को ढूंढना पड़े अरे मेन चीज कहाँ पे है, तो फिर वो नंबर नहीं देगा। तो जो मेन वाली चीज है उसे अंडरलाइन भी करके आना कि ये मेन वाले पॉइंट है। बाकी जो खिचड़ी पकाई हुई है वो तो ठीक है, अंदर आपने खिचड़ी पकाई है वो सब ठीक है, बट जो मेन वाले पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन भी करके आना। एग्जामिनर का टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, उसको ऐसे नहीं लगना चाहिए अरे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें तो पॉइंट्स ढूंढने में, कौन इतना पड़ेगा, फिर नंबर काट लेगा। हाँ आपकी मर्जी है। बाकी देखो अभी जो इंस्ट्रक्शंस है वो आ जाएंगी, उसमें पता लग जाएगा कि आप कितने तरीके के पेन यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो एक ही कलर का पेन यूज करो, उसी से अंडरलाइन वगैरह करते रहो, साथ साथ बीच बीच में अंडरलाइन वगैरह करते रहो, पॉइंट्स को बीच में टेबल्स बना दो, चार्ट्स बना दो, डायग्राम बना दो, उसी से बात बन जाती है। चलिए यहाँ पे अब जैसे टाइप ऑफ एसेट्स आपको लिखने हैं, तो टाइप ऑफ एसेट्स का पहले ऐसे टेबल बना दो कि एसेट्स हमारे फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, लिक्विड, फिक्टिशियस, और फिर इनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, ये टेबल अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हो और आप लिख सकते हो कि फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एसेट्स, और ये सारे एसेट्स जो आप लिख रहे हो इन सबको डिफाइन करो और साथ में एग्जांपल जरूर देना, साथ में एग्जांपल जरूर देना, खुला खुला लिखना जैसे आप फिक्स एसेट को कर रहे हो। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट बनाया फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स को आपने आगे 2 डॉट लगाए और 2 डॉट लगा के इनके बारे में लिख दिया, और फिर यहाँ पे अगली लाइन में लिखा एग्जाम्पल, और यहाँ पे आपने एग्जाम्पल में कार, फर्नीचर, मशीनरी एटसेट्रा ऐसे जो है वो आपने लिख दिया। ऐसे ही करंट एसेट्स खुला खुला लिखना, लाइन छोड़ के अच्छे से लिखना। हाँ जो मर्जी पेन यूज करो, ट्राईमैक्स, टाइमैक्स, जो सा आपको पसंद है वो आप यूज कर सकते हो। चलिए अगला सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 मार्च 2005। अभी ये सवाल में मेरे को पता है कि आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी आती है और सवाल भी बहुत आसान है, इसमें कुछ टिपिकल नहीं है, बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि आप फॉर्मेट जो है ना वो यहाँ पे प्रॉपर बनाए। देखो यहाँ पे जो फॉर्मेट बना हुआ है कितना सही तरीके से, सुलझे हुए तरीके से फॉर्मेट बना हुआ है, और आप जो एग्जामिनेशन में बनाएंगे वो भी एक साफ सुथरा फॉर्मेट होना चाहिए। स्केल आप इस्तेमाल करें, स्केल से लाइंस ड्रॉ करें और साफ सुथरा फॉर्मेट बनाएं। इसके अंदर सीरियल नंबर, इसे स्किप करना चाहो कर सकते हो बट इंक्लूड कर सकते हो। फिर आपके पर्टिकुलर्स आ गए, फिर आपका अमाउंट प्लस वाला, अमाउंट माइनस वाला आ गया, और फिर आपने एक एक करके सभी आइटम्स को लिखा, ठीक है, रेलिवेंट कॉलम में डाला, और फिर आपने अल्टीमेटली आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पे निकाल दिया। तो जैसा मर्जी फॉर्मेट आपको पसंद है वो फॉर्मेट आप जैसा मर्जी फॉलो करो, बट इट शुड बी अ वेरी सिस्टमेटिक फॉर्मेट, साफ सुथरा फॉर्मेट होना चाहिए, स्केल से प्रॉपर ड्रॉन होना चाहिए। जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो उसके ऊपर हेडिंग जरूर लिखनी है, जैसे इसके ऊपर लिखा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2005, ये वाली हेडिंग जरूर लिखनी है आपने, और उसके नीचे बनानी है। सिंपली ऐसा नहीं कि सिंपली पर्टिकुलर से स्टार्ट कर दिया, ऊपर हेडिंग जरूर लिखनी है कि जो भी चीज आप नीचे बना रहे हो उसकी हेडिंग जरूर लिखनी है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से इसे करना है। जनरली क्या होता है कि हम लोग मन में ही सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं और ऐसे लिखने की हैबिट बनती नहीं है, और बस ऐसे ही खचपच करके नीचे आंसर निकाल के आ जाता है। तो खचपच के साथ साफ सुथरा प्रेजेंटेशन भी जरूरी है, तभी आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका आंसर करेक्ट है, अरे वाह बहुत बढ़िया शालिनी। चलो अगला सवाल है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। अब मुझे पता है ये एरर्स को आप रेक्टिफाई कर लोगे। अगेन माय मोटिव वाज टू मेक श्योर कि आप फॉर्मेट प्रॉपर बना के आओ। देखो जर्नल बना रहे हो तो उसके अंदर भी प्रॉपर फॉर्मेट बनाया, डेट नहीं दी तो चलो सीरियल नंबर डाल दिया, फिर पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो का कॉलम बनाया, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ, स्केल से प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ, ऊपर हेडिंग भी दो जर्नल, ठीक है, ऊपर हेडिंग भी दो जर्नल की। ओके, और यहाँ पे आप अपनी जर्नल एंट्री पास करो, डेबिट क्रेडिट लिखो, अमाउंट लिखो, और नीचे छोटा सा नरेशन भी जरूर लिख कर आना, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि इसने जल्दबाजी में शॉर्टकट नहीं मारा, इसने सब चीजों को अच्छे से लिखा हुआ है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और इनकी प्रैक्टिस आपको पहले ही करनी पड़ेगी। ठीक है, सारी जर्नल एंट्रीज जो डाली हुई है प्रॉपर फॉर्मेट में डाली है, और सबके नीचे छोटा सा नरेशन भी लिखा हुआ है, तो ये नरेशन भी आपको लिख कर आना है। जनरली क्या होता है, जर्नल एंट्री तो डाल देते हैं, नीचे नरेशन नहीं डालते हैं, तो नरेशन भी डाल देना, एग्जामिनर को खुश करके आना। एग्जामिनर को कहीं लगे ही ना कि अरे इस बच्चे के नंबर कहीं काटने चाहिए, तभी फिर हाँ प्रेजेंटेशन बिल्कुल मैटर करती है, बिल्कुल प्रेजेंटेशन मैटर करती है। वाउचर नंबर का कॉलम बनाना चाहते हो बना सकते हो, लेजर फॉल्यू का जनरली होता है, और इसमें डेट का तो हमें गिवन नहीं थी तो सीरियल नंबर ही डाल दिया। अगर ऊपर डेट्स गिवन होती तो फिर आप डेट का कॉलम भी बना लेते यहाँ पर। ठीक है, तो देख रहे हो कि आप ऐसे लाइंस ड्रॉ करके प्रॉपर साफ सुथरे तरीके से जो फॉर्मेट बनाया हुआ है आपको भी ऐसा ही बनाकर आना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, तो प्यारे दोस्तों ये थी आज चर्चा आपके साथ, और आई होप आपको आज कुछ जरूर जानने को तो मिला होगा।
तो मेरा मकसद आपको कुछ रटवाना नहीं था यहाँ पे, मेरा मकसद था कि केवल आपको गाइड करूं कि कैसे आप आंसर्स लिख कर आओ। चीजें जो याद करनी है वो आप ऑलरेडी अपने नोट्स में से या फिर एनसीईआरटी में से तो कर ही लोगे याद, बट अभी क्या है कि आपको उसे सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट करना आना चाहिए। और जिन्होंने भी अभी तक आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस शुरू नहीं करी है, प्लीज वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। इसके अलावा आप कुछ भी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं, हैंड रेज कर सकते हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है या कुछ और आपके माइंड में है, जो भी चीजें है आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं।